हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद मैं आज एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं कर पाया था। अब हम लोग सीरियली मैं कंटिन्यूसली मैं कुछ कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा। आज का जो टॉपिक रहेगा जो हम लोग मैं आज डिस्कस करूँगा दैट विल बी रिलेटेड टू लिपिड केमिस्ट्री। ओके, सो द टॉपिक वुड बी लिपिड केमिस्ट्री। इसके अंदर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस वाला जो लिपिड है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, मेनली एमबीबीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। दैट इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस ऑफ लेसिथिन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एल/एस रेशियो। तो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। इसका एग्जामिनेशंस वगैरह में सिग्निफिकेंस पूछा जाता है लेसिथिन का। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एल/एस रेशियो। एल/एस रेशियो है क्या वो हम लोग देखेंगे। एल स्टैंड फॉर लेसिथिन एंड एस का मतलब होता है स्पिंगोमाइलिन। ये दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं और इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो पहले देखते हैं कि ये जो लेसिथिन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हम लोग एल/एस रेशियो पे आएंगे और एल/एस रेशियो का इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेसिथिन जैसे मैंने बताया ये फॉस्फोलिपिड है और ये जो लेसिथिन है हमारा बना है किस चीज से। इट इज मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल अल्कोहल प्रेजेंट, अल्कोहल कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल के अंदर 3 अल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ग्लिसरॉल के साथ क्या जुड़ा रहता है, फैटी एसिड जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फैटी एसिड के पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दोनों मिलके एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड, एक कार्बन का जो ग्लिसरॉल के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ फैटी एसिड जुड़ता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आकर। फिर जो सेकेंड कार्बन है ग्लिसरॉल का वहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ भी फैटी एसिड जुड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट और कोलिन का कॉम्बिनेशन, जो ग्लिसरॉल का जो थर्ड कार्बन है उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ेगा और साथ में जब कोलिन अटैच हो जाएगा दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस जिसके पास नाइट्रोजन होता है। और कोलिन को हम लोग लिखते हैं जनरली, कोलिन को लिखा जाता है NCH3CH3। तो ये कोलिन जो है जब फॉस्फेट मॉइटी के साथ थर्ड कार्बन पे आपका जो ग्लिसरॉल का जुड़ जाए और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको क्या बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं। लेसिथिन या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एक और नाम है। क्योंकि ये फॉस्फेटिडिक एसिड अगर आप देखें स्ट्रक्चर तो यहां तक इसको फॉस्फेटिडिक एसिड बोलते हैं और जब कोलिन फॉस्फेटिडिक एसिड में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और ये इसका कॉमन नेम होता है, एक और नाम क्या है, लेसिथिन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये समझ में आया। तो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जिसके पास क्या है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड है, उसके बाद फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, उसके साथ फॉस्फेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोलिन जुड़ा हुआ है, दैट इज अ नाइट्रोजनस बेस। तो इसी को बोलते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड इट कम्स अंडर फॉस्फोलिपिड पार्ट। ओके, फॉस्फोलिपिड के अंदर कैटेगरी में ये आता है और इसमें नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट होता है वो कौन है, कोलिन है। अब लोग आगे देखते हैं कि ये लेसिथिन हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेसिथिन अगर आप देखें, अगर डाइट की बात करें तो लेसिथिन बहुत ज्यादा मात्रा में अंडा के अंदर प्रेजेंट होता है। एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन, जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन का अच्छा सोर्स है। और उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर में भी फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोजीनस फॉस्फोलिपिड। तो लेसिथिन का मेन काम क्या है, तो जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है, लेसिथिन। तो लेसिथिन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, वो लेसिथिन उसमें एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बोल सकते हैं इट सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा फंक्शन क्या है फॉस्फेटिडाइलकोलिन या लेसिथिन का? जो लेसिथिन है हमारा, इट इज ऑल्सो रिजर्वायर ऑफ कोलिन। कोलिन की बहुत ज्यादा मात्रा आपको मालूम है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चर लेसिथिन का, उसके अंदर कोलिन प्रेजेंट होता है। और ये जो कोलिन है वो उससे बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो ये फॉस्फेटिडाइलकोलिन क्या कर सकता है? इट सर्व्स एज ए रिजर्वायर, मतलब स्टोरेज का काम करता है कोलिन का। और कोलिन यूज हो सकता है क्या बनाने के? न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर। तो इट सेकेंड क्या बोल सकते हैं? इट सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ कोलिन विच कैन बी यूज, मतलब कोलिन का यूज कहां हो सकता है? विच कैन बी यूज्ड टू मेक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन। तो आपको मालूम होना चाहिए एसिटाइलकोलिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और एसिटाइलकोलिन में कोलिन की जरूरत पड़ती है। तो वो कोलिन कहां से आता है? कोलिन का सोर्स कहां से आएगा? दैट मेनली कम्स फ्रॉम ये जो हमारा लेसिथिन है या फॉस्फेटिडाइलकोलिन है, उससे आता है। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है इसका लेसिथिन का, वो भी हम आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट में। लेसिथिन जो बाइल जो हमारा होता है, बाइल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। बाइल के अंदर में आपका बिलिरुबिन होता है, बाइल सॉल्ट होता है, बाइल एसिड्स होते हैं। उसके अलावा उसमें फॉस्फोलिपिड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है बाइल के अंदर में। तो बाइल है सो मेनी कंपोनेंट, है ना। वहां पे वो बाइल को सॉल्युबलाइज फॉर्म में रखता है। प्रेजेंस ऑफ लेसिथिन इंश्योर दैट बाइल जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में रहे, वहां पे वो प्रेसिपिटेट ना करे। तो होता है कि कभी कभी बाइल के अंदर, जैसे हम लोग गॉलस्टोन में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको गॉलस्टोन बोला जाता है। और वो जो पथरी जो बनता है गॉल ब्लैडर से होके वो कॉमन बाइल डक्ट में जा सकता है, वहां पे फिर इन्फेक्शन करा सकता है, या वहां पे ब्लॉकेज करा सकता है, जहां पे बिलियरी पैसेज सही से नहीं हो पाने की वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। तो ये जो बाइल के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सॉल्युबल फॉर्म में रखता है। कौन? जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, मेनली कौन? लेसिथिन। सो इट द नेक्स्ट फंक्शन इज इट कीप्स बाइल इन solubilized फॉर्म। तो बाइल को किस फॉर्म में रहता है? सॉल्युबल फॉर्म में रखता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर solubilization of, or we can say it keeps bile in soluble form. It keeps bile in soluble फॉर्म। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में पूछा जाता है कि इट ऑल्सो सर्व एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। हमारा जो एल्वियोलाई है, जो लंग्स है, जो जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जिसके दौरान जिसको हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोलते हैं, या जब हम लोग एक्सेल करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, तो वहां जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर में हमारा टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल होता है। और वो टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल क्या बनाता है? एक सर्फेक्टेंट बनाता है। और उसका सर्फेक्टेंट जो है प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। उसका जो मेजर कंपोनेंट है सर्फेक्टेंट का, वो कौन है? लेसिथिन है। और वो किस फॉर्म में रहता है? वो डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन के रूप में रहता है। ओके, तो इट सर्व्स एज अ मेजर component of lung
सर्फेक्टेंट। और किस फॉर्म में रहता है लंग सर्फेक्टेंट जो होता है वो कौन बनाता है? टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल, टाइप 2 एल्वियोलर सेल भी बोलते हैं, जो ये सर्फेक्टेंट बनाता है। और किस फॉर्म में रहता है? ये होता है डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन के फॉर्म में, डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लंग सर्फेक्टेंट का। इसका क्या फायदा है? ये क्या करता है कि ये जो एल्वियोलाई है, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन या एक्सेल करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई की जनरल टेंडेंसी क्या है कि वो कोलैप्स करे, मतलब पिचक जाएगा। और पिचकेगा तो फिर हमारा लंग्स क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो उसको क्या करता है कि वो पिचकने से एल्वियोलाई को जो होता है स्टेबल बनाता है। और वो स्टेबल बनाने की वजह से क्या होता है कि जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो होता है इंटैक्ट रहता है। ये सपोज ये एल्वियोलाई है हमारा, और इसका एल्वियोलाई के ऊपर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये पिचकने का चांस होगा, मतलब एल्वियोलाई कोलैप्स कर सकता है। और ये कोलैप्स जब कर जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। और उसको बचाता कौन है? हमारा लंग सर्फेक्टेंट, जो जिसके अंदर में मेजर कंपोनेंट कौन है? डाइपाल्मिटाइल लेसिथिन। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लंग सर्फेक्टेंट के अंदर में ये डाइपाल्मिटाइल लेसिथिन प्रेजेंट रहे, जिसके कारण हमारा जब हम लोग बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स होने से या पिचकने से बच जाए। और यही नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है। तो मैंने जैसे आपको एक टर्म बताया था एल/एस रेशियो, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना? तो एल आपको समझ में आ गया। एल क्या होता है? लेसिथिन। और एस का क्या मतलब होता है? स्पिंगोमाइलिन। तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड में जांच किया जाता है, स्पेशली जब प्रीमेच्योर इन्फेंट है, जिसकी डिलीवरी पहले बर्थ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है, जैसे कि 39th वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले जिनका डिलीवरी हो जाता है, उसमें क्या होता है कि लेसिथिन की मात्रा कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि लंग्स जो है हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे लेट में मैच्योर होता है। और अगर हमको फीटल लंग मैच्योरिटी देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जा सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग निकालते हैं और उसमें क्या करते हैं? एल/एस रेशियो देखते हैं। ओके, नॉर्मल अगर एल/एस रेशियो की बात करें, एल क्या होता है? लेसिथिन, एस क्या होता है? स्पिंगोमाइलिन। तो ये याद रखना है कि स्पिंगोमाइलिन जो होता है वो भी एक फॉस्फोलिपिड है। उसका सिंथेसिस जो न्यूमोसाइट सेल्स के अंदर में पहले होता है, मतलब 28 वीक ऑफ जेस्टेशन तक स्पिंगोमाइलिन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। 28 वीक के बाद, मतलब 28वां वीक के बाद जेस्टेशन के, स्पिंगोमाइलिन की मात्रा कम हो जाती है, लेसिथिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। एंड बाय 36th वीक और बाय 37th वीक लेसिथिन जो होता है वो प्रीडोमिनेंट अमाउंट में पाया जाता है, स्पिंगोमाइलिन कम रहता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग देखें, अगर एल/एस रेशियो देखें, एमनियोटिक फ्लूइड लेकर अगर हम लोग जांच करें, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का लेवल देखें और रेशियो निकालें, तो उसमें नॉर्मल कितना एल/एस रेशियो होता है? इट शुड बी ग्रेटर देन, और बोल सकते हैं 2 से 2.5 तक रहता है नॉर्मल। ओके, तो अगर हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे हैं और फीटल देख रहे हैं कि फीटस का लंग कितना मैच्योर किया है, तो ये याद रखिएगा कि लंग्स की मैच्योरिटी जितनी रहेगी, जितना ज्यादा रहेगी, उतना ज्यादा आपका एल/एस रेशियो रहेगा, मतलब 2 से 2.5 तक जाएगा, है ना? तो फुली मैच्योर अगर लंग है तो उसमें आपका एल/एस रेशियो कितना होगा? 2 से 2.5 के बीच में रहेगा। अगर वो मैच्योरिटी कम है तो एल/एस रेशियो क्या होगा? 2 से नीचे होगा। और उसकी वजह से एक डिजीज हो सकता है बच्चों में, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, है ना? उसको क्या बोलते हैं? RDS। तो अगर प्री मैच्योर बेबी है और उसमें पता लगाना है कि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप करेगा या नहीं करेगा, और डिलीवरी अगर कराना पड़े इमरजेंसी में, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड लिया जा सकता है और उसमें हम लोग एल/एस रेशियो देख सकते हैं। अगर एल/एस रेशियो 2 से नीचे है, मतलब क्या है? लंग्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, तो बाहर से ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि लंग सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं बाय गिविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जा सकता है जिससे कि जो लेसिथिन की मात्रा है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल में वो ज्यादा मात्रा में बनेगी और लंग्स की मैच्योरिटी जल्दी अटेन हो जाएगी। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए एमनियोटिक फ्लूइड का जांच किया जाता है, जिसमें एल/एस रेशियो
देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए अगर L/S रेशियो, अगर एमनियोटिक फ्लूइड हमने लिया और उसमें जांच किया, एमनियोटिक फ्लूइड निकालने का भी तरीका होता है, जैसे जिस प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेनेटेसिस बोला जाता है। अगर L/S रेशियो 2 से नीचे है मतलब क्या है, लंग्स की मैच्योरिटी पूरी नहीं है। अगर 1 से नीचे चला गया या 1 से नीचे है मतलब कि लंग्स जो है वो सीवियरली वो मैच्योरिटी उसकी अटेन नहीं हुई है, क्योंकि अर्ली जेस्टेशन एज में बेबी है और उस समय रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ये डेवलप कर सकता है बेबी, और वो बहुत सीवियर केस होता है जब भी RDS का अटैक आता है बच्चों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल है लेसिथिन का। आपने स्नेक बाइट, स्नेक वेनम के बारे में जानते होंगे कि स्नेक का जो पॉइजन, जो वेनम होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये स्नेक बाइट करने से जो पॉइजन रिलीज करते हैं वो सीवियर डैमेज कर सकता है बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग हेमोलाइसिस हो सकता है, रीनल डैमेज हो सकता है ना, नर्वस सिस्टम पे अटैक हो सकता है। तो ये सब नजर आता है जब आपको पॉइजनस स्नेक बाइट करता है और वो पॉइजन हमें हानि पहुंचाता है। तो वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंस लेसिथिन का। तो क्या होता है कि जो स्नेक, स्पेशली जो वाइपर स्नेक है या हमारा कोबरा जिसको बोलते हैं, दे आर पॉइजनस स्नेक। वो पॉइजन रहता है उनके पास, उनका जो जहर होता है वो काफी टॉक्सिक होता है, और वहां पे डेथ भी हो सकता है अगर हम राइट टाइम में ट्रीटमेंट ना दें। वहां पे लेसिथिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो स्नेक वेनम है, स्नेक वेनम, इसके अंदर जो वेनम होता है उसके अंदर एक चीज पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है, और वो जो एक एंजाइम है जो स्नेक वेनम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2। और ये फॉस्फोलाइपेज A2 जब भी स्नेक बाइट करता है और वेनम रिलीज कर देता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जब वेनम रिलीज होता है तो ये फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है कि जो हमारा जो आरबीसी जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी मेम्ब्रेन में ऑफ कोर्स लेसिथिन प्रेजेंट होगा। मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन, लेसिथिन। तो ये क्या करता है, जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो लेसिथिन को क्या करता है, सेकेंड पोजीशन से फैटी एसिड, सेकेंड कार्बन जो है वहां से एक फैटी एसिड निकाल देता है और लेसिथिन को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, लाइसोलेसिथिन। ओके, और ये जो लाइसोलेसिथिन है, ये लाइसोलेसिथिन क्या कर सकता है, इट एक्ट एज ए डिटर्जेंट का काम करता है। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं ना कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट, वैसा ही वो डिटर्जेंट का काम करता है, और मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेन को लाइस कर देता है। तो सेल जो आरबीसी जो है, जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो टूट जाता है। आरबीसी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा। तो आरबीसी तेजी से टूटेगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, हीमोलाइसिस। दैट इज रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बहुत तेजी से टूटेगा, और ये हीमोग्लोबिन आपका रीनल ट्यूब्यूल्स, जो आपका जो ग्लोमेरुलाई है उसको क्रॉस करके आपका रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर में जमा हो सकता है, और वहां पे क्या कर सकता है, रीनल फेलियर करा सकता है। तो स्नेक बाइट जब होता है उसमें हीमोलाइसिस और रीनल फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और उसका कारण क्या है कि स्नेक वेनम के अंदर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, फॉस्फोलाइपेज A2, जो फॉस्फोलिपिड, जो सेकेंड फैटी एसिड जो प्रेजेंट है आपका फॉस्फोलिपिड के अंदर, उसको सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है जो फैटी एसिड, उसको निकाल देता है, और लेसिथिन जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, लाइसोलेसिथिन में। तो जब भी स्नेक बाइट होता है तो लाइसोलेसिथिन का सेकेंड पोजीशन से एक फैटी एसिड निकल जाता है। कौन निकालता है, फॉस्फोलाइपेज A2 निकालता है। और ये फॉस्फोलाइपेज A2 जब निकालेगा तो लेसिथिन लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और लाइसोलेसिथिन की वजह से क्या होगा, आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज होगा और हीमोलाइसिस होगा। और ये जो हीमोग्लोबिन है, फ्री हीमोग्लोबिन, ये रीनल फेलियर भी करा सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो ये भी नजर आता है आपका, अगर स्नेक बाइट हुआ और इसमें ये मैकेनिज्म हम लोग बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नेक वेनम के अंदर में कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो लेसिथिन को डिग्रेड कर सकता है, सेकेंड कार्बन से, सेकेंड पोजीशन से फैटी एसिड एक निकाल सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, एक्सेस हीमोलाइसिस होता है। और ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि स्नेक वेनम या स्नेक बाइट जब करता है, वाइपर स्नेक हो या कोबरा हो, उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होता है।
एक्सेस हीमोलाइसिस क्यों होगा? तो इसका आंसर आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्नेक वेनम के अंदर में कौन सा एंजाइम रहता है? फॉस्फोलाइपेज A2, जो आरबीसी के अंदर में जो आपका फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, उसको तोड़ता है और उसको लाइसोफॉस्फोलिपिड या लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट कर देता है, और लाइसोलेसिथिन डिटर्जेंट का काम करता है और आरबीसी को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस नजर आता है। और वो हीमोलाइसिस की वजह से रीनल डैमेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेसिथिन, इसके बारे में समझ में आया होगा। L/S रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है ये याद रखिए। L/S रेशियो होता है फीटल लंग मैच्योरिटी देखने के लिए कि फीटस का लंग कितना मैच्योर हुआ है। इसके बारे में अगर पता लगाना हो तो हम लोग L/S रेशियो कर सकते हैं। L/S रेशियो नॉर्मल कितना होता है? 2 या 2.5 होता है। अगर रेशियो कम है तो दैट इज देयर कुड बी चांस ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। So I hope you understood these things, and thank you all for joining me, and keep liking and sharing my videos, and मैं चाहूँगा कि बहुत और लोग मेरे साथ जुड़े, और मैं ऐसे ही कंटिन्यूसली अभी नए नए वीडियोस में डालते रहूँगा जो आपको हेल्प करेगा बायोकेमिस्ट्री समझने में। थैंक यू।